नमस्कार साथियों। मैं सुमन वैद्य थिएटर फॉर ऑल श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा थिएटर फेस्टिवल मैनेजमेंट के बारे में, यानी नाट्य समारोह प्रबंधन के बारे में। क्योंकि किसी भी समारोह को आयोजित करने के लिए उसका प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आज आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के समारोहों के बारे में, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उनके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित जितने भी समारोह हैं, ये जितने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हैं उतने ही रंगकर्मियों के हैं, दर्शकों के हैं, हर व्यक्ति के हैं, छात्रों के हैं। इसलिए हम सभी को इन समारोह को जानना चाहिए। नाट्य समारोह यानी समारोह, पर्व यानी त्योहार। नाटक देखने से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समारोह से भी रस की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति रस का स्वाद लेता है और आनंदित हो जाता है। इस आनंद की अनुभूति की प्राप्ति के लिए जो भी गतिविधियां करी जाती हैं, जो भी उसके पीछे की प्रक्रिया है, वही प्रबंधन है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मेरा समारोह प्रभाग सभी विभागों के साथ मिलकर इस पर काम करता है। प्रबंधन का कार्य जानने से पहले समारोह के बारे में बात करूंगा। किसी भी समारोह को आयोजित करने के लिए उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, विचार होते हैं, प्रेरणा होती है। मैंने बहुत सारे समारोह के बारे में स्टडी की है, देश में, देश के समारोह, विदेश के समारोह, नाट्य समारोह के बारे में। और मैंने कहीं ना कहीं पाया है कि सभी समारोह का उद्देश्य कहीं जाकर एक हो जाता है कि सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करना, विभिन्न नाट्य दलों को एक प्लेटफॉर्म देना, आर्थिक सहायता के साथ सृजनशील लोगों के काम को दर्शकों के बीच में ले जाना समारोह के माध्यम से। और समारोह का एक सबसे बड़ा काम एक और है, उद्देश्य ऑडियंस, दर्शकों में बढ़ोतरी करना। क्योंकि जैसा कि जितनी भी प्रदर्शन कलाएं हैं, उनके लिए दर्शक सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि दर्शक ही नहीं होंगे, देखने वाले ही नहीं होंगे,
तो प्रदर्शन कला अपने मायने खो देती है। समारोह से दर्शकों में बढ़ोतरी होती है। और जब भी ये फेस्टिवल किसी भी शहर में कहीं पर भी आयोजित होते हैं, इसके बाद जो लोकल ग्रुप्स होते हैं काम करने वाले, उनके लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि समारोह के अंदर दर्शक कई राज्यों के, कई नाट्य दलों के, कई देशों के नाटक एक साथ 4-5 दिन के अंदर देख लेते हैं, जिससे नाटक देखने की भूख और बढ़ती है। फिर जब हमारा लोकल ग्रुप कोई अच्छा नाटक करता है, लेकर आता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें दर्शक बढ़ते हैं। हमारे देश में तरह तरह के नाट्य समारोह आयोजित होने लगे हैं। कोई शहर के नाम पर होता है, कोई व्यक्ति के नाम पर होता है, कोई आयु वर्ग के हिसाब से होता है, कोई किसी कलाकार के नाम पर होता है, कोई विधा के नाम पर होता है, कोई भाषा के नाम पर होता है, कोई क्षेत्र के नाम पर होता है। सबका मकसद कहीं जाकर एक हो जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। समारोह प्रबंधन क्या है? इसको जानने से पहले जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा जितने भी समारोह आयोजित होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या हैं। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, और जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा कोई समारोह आयोजित होता है, नाट्य समारोह आयोजित होता है, वो दर्शकों के साथ साथ छात्रों के लिए भी होता है, उपयोगी होता है। इसलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित जो भी समारोह हैं वो एक खास, बाकी समारोह से अलग हो जाते हैं। सबसे पहले मैं भारत रंग महोत्सव की बात करूंगा, क्योंकि भारत रंग महोत्सव हमारे देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा समारोह है, नाट्य समारोह है, जिससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है और बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश का ये एक समारोह बन चुका है। हमारे देश में जितने भी नाट्य दल काम कर रहे हैं, भारत रंग महोत्सव के बारे में जानते हैं। इसीलिए तो आज जब हम नाटकों के आवेदन प्राप्त करते हैं तो हमारे देश से ही कम से कम 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन आती है, और हमारे देश के नहीं, विदेशों से भी जो नाट्य दल हैं वो इसमें भाग लेने के लिए आतुर रहते हैं। आजकल 100 आवेदन उनकी तरफ से भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो और क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है प्रबंधन का, उसमें भारत रंग महोत्सव बेस रहेगा, तो सबसे पहले भारत रंग महोत्सव क्या है? भारत रंग महोत्सव 1999 में 1999 में शुरू हुआ था, जब 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था। उसकी पूर्व संध्या पर सरकार की तरफ से आदेश पारित हुआ अलग अलग विभागों को कि इस पूरे 50वें वर्ष में समारोह आयोजित करना है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास भी ये आदेश आया। तो उस वक्त जो हमारे निदेशक थे
आदरणीय राम गोपाल बजाज जी, उन्होंने एक नाट्य उत्सव की कल्पना की कि विभिन्न भाषाओं के नाटकों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसके साथ दर्शक जुड़ेंगे, सांस्कृतिक जीवन समृद्ध होगा, अन्य राज्यों से नाट्य दल यहां आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इस नेक ख्याल के साथ प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में गया और सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे अप्रूव कर दिया। इस तरह हमारा पहला भारत रंग महोत्सव 1999 में शुरू हुआ, जिसके अंदर 32 नाटक हुए थे, सोलो परफॉर्मेंसेस भी थे। टोटल लगभग 89 प्रस्तुतियां उसके अंदर हुई थी। और परफॉर्मेंस फीस आर्थिक सहायता के रूप में सभी नाट्य दलों को दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित होते हैं जश्न बचपन, बाल संगम, बच्चों का रंगमंच। जश्न बचपन में बच्चों के नाटक होते हैं, बाल संगम में लोक शैलियां बच्चों द्वारा की जाती हैं। एक साल जश्न बचपन होता है, एक साल बाल संगम होता है। इसके बारे में मैं ज्यादा आप लोगों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय अब्दुल लतीफ खटाना जी, जो टीआई कंपनी के हेड हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बता दिया था। तो वेबनेयर पे ये जो रिकॉर्डिंग हुई है उनकी, उसमें से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल को टीआई कंपनी आयोजित करता है। इसके बाद पूर्वोत्तर नाट्य समारोह। पूर्वोत्तर नाट्य समारोह के पीछे भी सोच बड़ी कमाल की है, जिसे अब प्राग ज्योतिष के नाम से इस बार किया गया है। पूर्वोत्तर नाट्य समारोह, जिसको किया गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक विंग है, विस्तार कार्यक्रम के नाम से, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट की एक सोच रही कि उस डिपार्टमेंट का काम है वर्कशॉप्स करना, कार्यशालाएं आयोजित करना। तो सन 2008 की बात है, उस समय नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्य में कार्यशालाएं हो रही थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होती थी। और उन प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स में जो भी नाटक तैयार होता था, वो एक शो होकर रह जाता था। तो विस्तार विभाग को यह ख्याल आया कि इसमें तो बात नहीं बनी, क्यों ना अन्य वर्कशॉप्स जितनी भी होती हैं उनके बेस्ट प्रोडक्शन को मिलाकर के एक फेस्टिवल आयोजित किया जाए, जिससे जो कार्यशाला में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी कार्यशाला के प्रोडक्शंस के काम को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स के प्रोडक्शंस जो बेस्ट हैं, उनका एक फेस्टिवल आयोजित हुआ। अब बात यह आई कि सिर्फ उन बेस्ट प्रोडक्शन के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में वरिष्ठ लोग काम कर रहे हैं, सीनियर लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके प्रोडक्शंस को भी इस फेस्टिवल के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह वो भी शामिल हो गए। फिर विचार आया कि क्यों ना जो लोकल ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर वो फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, उनके प्रोडक्शंस को इसमें शामिल किया जाए। इस प्रकार वर्कशॉप के बेस्ट प्रोडक्शन, सीनियर
कलाकार जो काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्शंस और लोकल ग्रुप जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्शंस को मिला करके एक फेस्टिवल आयोजित हुआ। धीरे धीरे जिस प्रकार चीजें बढ़ती हैं, जुड़ती चली जाती हैं, उसी प्रकार ये फेस्टिवल और आगे बढ़ा और ये 3 रूपों में होने लगा। एक तो जिसे हम आज प्राग ज्योतिष कह लेते हैं, पूर्वोत्तर नाट्य समारोह, जिसमें पूर्वोत्तर के नाटक पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह, पूर्वोत्तर के नाटक राष्ट्र के अन्य शहरों में, राष्ट्रीय पूर्वोत्तर नाट्य समारोह, राष्ट्र के अन्य शहरों के नाटक पूर्वोत्तर में। इस प्रकार यह समारोह 3 रूप में हमारे सामने आया और चल रहा है। हर समारोह में 15-15 नाटक कम से कम होते हैं और 5-5 नाटकों का समारोह एक अलग अलग शहर के अंदर किया जाता है। जिसे पहले विस्तार कार्यक्रम करता था, अब चूंकि ये फेस्टिवल सेल का हिस्सा हो गया है, अब नाटक इसमें भी एंट्रीज के लिए बुलाए जाते हैं, आवेदन आते हैं, चयन होता है, उसके बाद प्रदर्शित होते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक और फेस्टिवल करता है, ट्राइबल फेस्टिवल, आदि रंग समारोह। ये थोड़ा बाकी समारोह से अलग हो जाता है, क्योंकि आदि रंग समारोह आदिवासी लोक नृत्यों का समारोह है, साथ में आदिवासी थीम पर नाटक इसमें शामिल किए जाते हैं। आदिवासियों द्वारा क्राफ्ट का काम इसमें प्रदर्शित होता है, मेला लगता है, लोग खरीदते हैं उनका सामान। और इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उन आदिवासी दलों को आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है, और ये आदिवासी समारोह आदिवासी इलाके में या उससे लगे हुए कुछ शहर कस्बे कह लीजिए जिसके आसपास आदिवासी संख्या ज्यादा होती है, वहां पर ये आयोजित होते हैं। इसमें भी कम से कम 15 से 20 दल पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा क्लासिकल इंडियन ड्रामा फेस्टिवल, नाम अलग अलग, और चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर रहा है तो उनका एक खास स्थान, जो कि मैं बात कर चुका हूं। इससे पहले फिर हमारा थिएटर ओलंपिक हुआ था, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसमें 450 नाटक किए गए थे, 700 एम्बियंस परफॉर्मेंस, 25,000 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली के अलावा 16 शहरों में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने कुछ समारोह करता है, जैसे रंगमंडल का अपना समारोह समर थिएटर फेस्टिवल के नाम से होता है, स्टूडेंट प्रोडक्शंस का फेस्टिवल होता है, डिप्लोमा प्रोडक्शंस का। तो ये तो थी रूपरेखा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित समारोह की। अब इन समारोह को अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया यानी प्रबंधन के बारे में बात करूंगा, जिसके बिना समारोह आयोजित होना मुश्किल है। थिएटर का मैं भी एक हिस्सा हूं, नाट्य समारोह है। इस प्रबंधन को आप कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक नाटक है जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है,
डायलॉग्स लिखे जा चुके हैं, सीन्स लिखे जा चुके हैं, पात्र मौजूद हैं। अब निर्देशक को उसकी प्रस्तुति तैयार करने के लिए जिस तरीके से काम करना पड़ता है, नाटक को डिजाइन करना, कास्टिंग करना, सही कास्टिंग, टैलेंट, योग्यता के अनुसार अभिनेता को रोल देना कि वो अभिनेता उस कार्य को करने के लिए सक्षम है या नहीं, उस रोल को करने के लिए सक्षम है या नहीं, सोचना पड़ता है। नाटक में संगीत, सेट, लाइट, इन सब के बारे में सोचना, और यह काम दिया जाता है किसी व्यक्ति को या इनसे संबंधित डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, और फिर सबके काम को कल्मिनेट करके एक प्रस्तुति तैयार होती है जो दर्शकों के सामने जाती है। उसी प्रकार नाट्य समारोह, भारत रंग महोत्सव की बात ज्यादातर करूंगा कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है 1999 में, काम तय हैं, ये काम होने हैं। अब पूरा फ्रेम बना हुआ, जिस प्रकार एक निर्देशक को काम करना है उसी प्रकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरा संस्थान इस समारोह के आयोजन को करने में करता है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, हर चीज की डेट तय, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना है अपने तरीके से। हर बार जैसे एक नाटक को कई निर्देशक करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लिखा वही है, सब कुछ पात्र वही है, लेकिन करने का तरीका अलग हो जाता है। वो डायरेक्टर खुद 2 साल बाद उसी नाटक को करता है तो उसकी भी अप्रोच बदल जाती है। उसी प्रकार भारत रंग महोत्सव 1999 में जब शुरू हुआ था, तब उसके काम करने का जो पूरी प्रक्रिया थी, जो काम करने का तरीका था, वो एक अलग किस्म का था। स्क्रिप्ट वही है, लेकिन आज काम करने के तरीके, उसके एग्जीक्यूशन के तरीके बदल चुके हैं। तो जब भारत रंग महोत्सव की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आगे का जितना भी मेरी बातचीत आप लोगों से है, वो प्रबंधन के बारे में जो भी बातचीत होगी वो भारत रंग महोत्सव पर आधारित होगी। तो यहां पर मैं आपको भारत रंग महोत्सव की छोटी सी एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो लीजिए भारत रंग महोत्सव की एक छोटी सी झलक, उसका ग्रैंडर। हमें पता चलेगा कि किस किस्म से काम करने के बाद ये जो रूप आपके सामने आया, इसके पीछे पूरा प्रबंधन का कार्य है।
देखिए, तो ये थी भारत रंग महोत्सव की एक छोटी सी झलक, ताकि आप लोगों की समझ में भी आए कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, किस लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि इस जो सामने आपने पिक्चर देखी है, इसके पीछे कितनी मशक्कत है। अब प्रबंधन की बात अगर हम करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्लानिंग, किसी भी समारोह की प्लानिंग। और प्लानिंग में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो होती है बजट, क्योंकि बजट तय करता है कि समारोह का रूप क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितने नाटक उसके अंदर शामिल होंगे, कितनी एक्टिविटीज उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसकी भी एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक एस्टिमेटेड बजट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भेजता है। तो एस्टिमेटेड बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उस बजट को अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट भेजती है। पार्लियामेंट से जब फाइनल अप्रूवल हमारे पास आ जाता है, उसके बाद शुरू होती है भारत रंग महोत्सव की प्रक्रिया। सर्वप्रथम हम एंट्रीज कॉल करते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर्स में, एनएसडी की वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट जाती है कि भारत रंग महोत्सव के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अपने नाटक भेज सकते हैं, जिसमें हमारा पीआर डिपार्टमेंट डे 1 से सक्रिय हो जाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि भारत रंग महोत्सव में अधिक से अधिक नाटक आए, अच्छे नाटक चयनित हों और लोगों के सामने जाएं। जब हम एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि इस डेट के अंदर अंदर आपके आवेदन पत्र पहुंच जाने चाहिए, तो जब आप लोगों के आवेदन पत्र हमें रिसीव हो जाते हैं, तो हमारा जो फेस्टिवल सेल है वो डाटाज एंट्री करता है, डाटाज की एंट्री करता है। इतने सारे 1000 नाटक, उनको लाइन अप करना, क्योंकि हमारा अगली प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने वाला है, इसी पर आधारित होता है। और जब ये प्रक्रिया हमारी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है, वो है चयन प्रक्रिया, नाटकों की स्क्रीनिंग।
क्योंकि सारे नाटकों की स्क्रीनिंग होनी है। अधिक नाटक होते हैं, पारदर्शी बनाने के लिए पूरी चयन प्रक्रिया हमारी 2 चरणों में विभाजित होती है। इसमें पहले चरण में नाटकों की आवश्यकता की, भारत रंग महोत्सव में कितने नाटक किए जाएंगे, बजट हमारे पास आ चुका है, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने मिलकर के तय कर लिया है, हमें निर्देश मिल चुका है कि काम को आगे बढ़ाना है। उस हिसाब से कम पहले चरण में 35 से 40 विशेषज्ञ भारतवर्ष से खोजे जाते हैं जो स्क्रीनिंग को अंजाम देंगे। और उसमें पहली शर्त यही होती है कि जो भी विशेषज्ञ भारत रंग महोत्सव की स्क्रीनिंग में आ रहा है, उसने अगर नाटक अप्लाई किया है तो वो विड्रॉ करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। 35 से 40 लोगों का समूह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आता है, उसकी स्क्रीनिंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चलती है। 3-3 लोगों के समूह बना दिए जाते हैं और ये खास ध्यान रखा जाता है, ये सब प्रबंधन का हिस्सा है, ये प्रक्रिया, कि हर ग्रुप में जो 3 लोग हैं वो 3 भाषाएं जानने वाले होने चाहिए। और जब समूह को स्थान दे दिया जाता है, हमारे फेस्टिवल सेल की पूरी कोशिश होती है कि एक समूह के पास जो नाटक जा रहे हैं वो दूसरे समूह को पता नहीं होते। इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारे निदेशक महोदय जितने भी स्क्रीनिंग के विशेषज्ञ आते हैं उनके साथ एक मीटिंग आयोजित करते हैं स्क्रीनिंग का काम शुरू करने से पहले, और सबको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि नाटक का सिलेक्शन का आधार वीडियो की क्वालिटी नहीं होगी। वीडियो की क्वालिटी देखकर नाटक ना तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जिन क्षेत्रों से आए हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक अग्रणी संस्थान है जिसे भारत के रंगमंच के बारे में एक एक चीज मालूम है, पता है कि हर जगह पर वो सुविधाएं नहीं होती हैं कि लोग बढ़िया सा एक रिकॉर्डिंग हायर कर लें, बढ़िया सा रिकॉर्ड करके नाटक भेज दें और उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाए। नहीं, ये वीडियो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता ही नहीं है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है प्रेजेंटेशन, प्ले किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसका कंटेंट क्या है, वो यहां दिल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मेन आधार सिलेक्शन का, और निर्देशक महोदय की तरफ से यह भी इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे दी जाती है कि ऐसे नाटकों को कंसिडर नहीं करना है जो किसी व्यक्ति, जाति, धर्म को ठेस पहुंचाते हो, आहत करते हो। और ये इंस्ट्रक्शन दोनों ही चरणों में दे दिए जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंशियल काम होता है, एक दूसरे की मार्किंग पता ना चले, इसका पूरा हम लोग कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और
जो ग्रुप के 3 मेंबर मार्किंग कर रहे होते, शाम को वो मार्किंग अपने सिग्नेचर के साथ निर्देशक महोदय के पास जमा करते हैं, सील बंद करके। उसके बाद अब वापस नहीं मिलता। फिर जब नाटक की स्क्रीनिंग हमारी खत्म हो जाती है तो उनको कंपाइल करके उनके साइन लिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बजट से हमें पता चल जाता है कि कितने नाटक इस समारोह में आएंगे। तो 150 से 200 नाटक अभी के हिसाब से हम दूसरे चरण के लिए उसमें से बेस्ट नाटक, उस लिस्ट में से बेस्ट नाटक निकालते हैं और उनको दूसरे चरण में भेजते हैं। दूसरे चरण में हमारे जो विशेषज्ञ आते हैं वो 20 से 25 के बीच में संख्या होती है। सेम जो नियम है वही लागू होते हैं। उसी किस्म से मीटिंग होती है, निर्देशक महोदय ब्रीफ करते हैं हर जूरी को, और उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरे चरण के जो बेस्ट नाटक होते हैं उनकी लिस्ट बनती है। उनमें भी मार्किंग उसी किस्म से होती है जैसे फर्स्ट में होती है, और उसको भी कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करके साइन लिए जाते हैं। उसके बाद हमारी ये पूरी लिस्ट बीआरएम की एडवाइजरी कमेटी में जाती है। एडवाइजरी कमेटी से अप्रूवल के बाद सोसाइटी के पास जाती है, और सोसाइटी की फाइनल अप्रूवल के बाद आगे के हमारे काम फिर शुरू होते हैं। अब जब सोसाइटी से हमारे पास अप्रूवल मिल जाती है, हमारा अगला काम होता है ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल, जिसके अंतर्गत जो चयनित नाटक होते हैं उनके नाट्य दलों को, उनके निर्देशकों को लेटर भेजे जाते हैं कि आपका नाटक सिलेक्ट हो चुका है। अब उनसे संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नाटक से संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे अकाउंट की हो, चाहे वो प्रिंटिंग मटेरियल हो, वो सब उनसे मंगवाया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम शुरू होता है और हर कार्य का एक विभाग होता है। तो वो डिपार्टमेंट किस किस्म से बनाए जाते हैं? पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो पब्लिकेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आता है, वो ब्रोशर मटेरियल हो, फोटोग्राफ्स हो, अबाउट द डायरेक्टर, अबाउट द प्ले, और भी जितनी भी डिटेल्स होती हैं ब्रोशर मटेरियल के लिए, वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में चली जाती हैं। वो पहले फेस्टिवल सेल में आती हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स पहले फेस्टिवल सेल में आती हैं और फेस्टिवल सेल इनको सर्कुलेट करता है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ 4 विभाग काम करते हैं, कम से कम 4 विभाग। सेट, लाइट्स, साउंड, प्रॉपर्टी, म्यूजिक। कॉस्ट्यूम तो ज्यादातर लोग अपनी लेकर के आते हैं, कैरी करते हैं।
और हमारी कोशिश ये होती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आई है, जो भी सेट का मेजरमेंट से लेके एक एक चीज दिया गया है, वो हम नाट्य दलों को मुहैया कराएं। जिस आधार पे नाटक का सिलेक्शन हुआ है, उसी आधार को रखते हुए उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोशिश करता है। पीआर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑडियंस को टारगेट करना है। किसी भी समारोह में ऑडियंस आना सबसे महत्वपूर्ण है, और ऑडियंस को टारगेट कौन करेगा? हमारा पीआर डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सोशल मीडिया, अखबार, सबको कवर करने के लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट, पेमेंट से रिलेटेड। अभी आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दूं, इसमें काफी लोग जुड़े होंगे तो खबर पता नहीं होगी कि पेमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा बदल चुका है। वो यूं बदल चुका है कि अब एक पीएफएमएस है, पीएफएमएस के जरिए सारी पेमेंट होती है। इसीलिए हम लोग बार बार ग्रुप्स को लगातार परेशान करते हैं कि अपने अकाउंट डिटेल भेजो, अपने अकाउंट डिटेल भेजिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजिए। होता क्या है कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को जितने भी नाटक सेलेक्ट हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अकाउंट का पीएफएमएस में, तब पीएफएमएस के थ्रू सारी पेमेंट होती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीजर, ये मेन काम में आ गया है कि बिना पीएफएमएस के आपकी पेमेंट नहीं होगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एकोमोडेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसीलिए एकोमोडेशन के लिए बार बार आप लोगों को, जो भी नाटक सेलेक्ट होते हैं उन लोगों को परेशान किया जाता है कि भाई अपने कितने मेंबर आ रहे हैं आपके, भेजिए। हालांकि जब आप आवेदन करते हैं उसमें मेंबरों की संख्या बहुत सारे ग्रुप्स दे देते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स नहीं देते, तो वो परेशानी होती है, क्योंकि हमें एकोमोडेशन, इतनी ज्यादा एकोमोडेशन, 100 ग्रुप्स आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, उनकी एकोमोडेशन एक साथ दिल्ली में या किसी अन्य शहर में ढूंढनी मुश्किल होती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी बुकिंग होती है। एग्जीबिशन डिपार्टमेंट लगता है, जो आप चारों तरफ देखते हैं, फोटोग्राफ्स और ये सारी चीजें लगी होती हैं। एम्बियंस डिजाइन की टीम। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं, इसमें सारे काम हमारे जितने भी बड़े काम हैं, क्योंकि हर चीज हायर करनी पड़ती है, उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस होता है। टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, जिसके बहुत रूल रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है। उसमें टाइम पीरियड होता है, टाइम लगता है। एम्बियंस परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, और दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत अच्छा डिसीजन यह है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, कि एम्बियंस डिजाइन टेंडर के द्वारा डिजाइनर पहले कॉल किए जाते थे, क्योंकि बड़ा काम है, पूरा कैंपस डिजाइन करना है, ऑडिटोरियम्स डिजाइन करने हैं आपको, एम्बियंस डिजाइन, पूरा थिएटर बाजार लगता है वो पूरा डिजाइन करना है। तो इसके लिए पहले टेंडर फ्लोट किए जाते थे, डिजाइनर्स अपने टेंडर भेजते थे जिसके अंदर उनका सारा ब्यौरा होता था, ये काम करेंगे, ये डिजाइन होगा। इस बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अथॉरिटी ने कमाल का काम किया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एलुमनाइज जिन्होंने डिजाइन में काम किया है वो एम्बियंस डिजाइन करेंगे। और इस बार के भारत रंग महोत्सव में कमाल का डिजाइन हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मिला। तो इससे क्या होता है, वर्क भी जनरेट हो रहा है, हमारे लोगों को काम मिल रहा है समारोह में, उनको टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है नाटकों के साथ साथ। टिकट सेल बनाया जाता है, भारत रंग महोत्सव के टिकट विंडो से भी मिलते थे, ऑनलाइन भी होते थे।
बट इस बार नई पहल हुई कि सारे टिकट ऑनलाइन, और मजाल है कि किसी को परेशानी हुई है, लोग इम्यून हो गए हैं। अभी तो समय भी ऐसा चल रहा है, इस समय कोरोना, कैश लगभग लोगों को बंद करने की हिदायत ही दी गई है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा, जो हमारे फेस्टिवल का बहुत अहम हिस्सा है, जो हमारे फेस्टिवल को बिल्कुल अलग बना देता है। एलआईडी इवेंट। ये एक डिपार्टमेंट कह लीजिए, एलआईडी इवेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है, ये दर्शकों के साथ साथ छात्रों से जुड़ी होती है, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान, जैसा कि मैंने कहा, जब कोई आयोजन करता है तो वो खास इसीलिए हो जाता है कि उसमें हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। एलआईडी इवेंट के अंदर मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम होता है। जो भी निर्देशक एक दिन पहले नाटक किए होते हैं, अगले दिन उनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, छात्रों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनकी प्रोसेस के बारे में पता चलता है, वो किस किस्म से काम करते हैं। एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, एक बंबई में बैठा हुआ आदमी, एक गुजरात में बैठा हुआ आदमी, बंगाल में बैठा हुआ आदमी किस प्रोसेस से काम करता है, ये भी पता चलता है। और हमारे सुदूर गांव से कोई नाटक सिलेक्ट होता है, आप समझ लीजिए कोई नाटक बिहार से, कोई नाटक आसाम से, और इनके मेन शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनमें भी बहुत 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 गांव की तरफ से कोई नाटक सिलेक्ट करके आ जाता है। उनका भी अपना एक कमाल का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमें पता चलता है जो हमारा आधार है, जिससे हम सब सीख करके आए, जिससे हम सब बड़े हुए। वो प्रोसेस छात्रों को मिलता है। 100 नाटक, 100 डायरेक्टर, मास्टर क्लासेस होती है, लिविंग लेजेंड प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थिएटर के बारे में उनका क्या नजरिया है, ये दर्शकों को और छात्रों को पता चलता है। सेमिनार्स होते हैं, नेशनल सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स। कॉलेजेस, दिल्ली के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडेंट के साथ मिलकर के मेरा मतलब है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो छात्र हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं यूथ फोरम, नुक्कड़ नाटक, जो 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक पूरे प्रांगण में होते हैं, और उसमें कई विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करते हैं। भारत रंग महोत्सव इसलिए भी बहुत खास बन जाता है क्योंकि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली से बाहर के भी कॉलेजेस हमारे इस समारोह को देखने के लिए आते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि इतने सालों से भारत रंग महोत्सव दिल्ली में चल रहा है, जनवरी फरवरी जाड़ों के समय पर। अब दिल्ली के रंगमंच के बारे में अगर मैं ये कहूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो शायद मुझे लगता है बहुत ऑथेंटिक है, कि जो यहां का शीतकाल है, ठंड का समय है, उसकी कल्पना भारत रंग महोत्सव के बिना नहीं की जा सकती।
ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है भारत रंग महोत्सव। इसके बाद फिर और डिपार्टमेंट, वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट होता है, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट होता है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। कोई मतलब जैसे हम निर्देशकों को ट्रॉफी देते हैं, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, बुक शॉप का अलग काम होता है, हमारी थिएटर बाजार का अलग काम होता है। तो इस तरीके से सभी विभागों का काम मिलकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। किनकी गाइडेंस में? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन, निर्देशक, रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंबर, प्रशासन, तकनीकी विभाग, सब मिलकर एक हो जाते हैं और एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब विभाग बनाए जाते हैं कि काबिलियत का ये मतलब नहीं, यहां पर इतने समय से सारे लोग थिएटर फेस्टिवल को करते आ रहे हैं, तो सब लोगों के अंदर बहुत सारी काबिलियत है। इंटरेस्ट किसमें है उस व्यक्ति का काम करने का, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छे से कोई व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है, क्योंकि हमारे थिएटर में कहते हैं ना कि अरे भाई जो कर रहे हो, एक एक्टर को कहा जाता है जो कर रहे हो उसको एंजॉय तो कर लो। और एक एक्टर एंजॉय कब करता है? जब वो इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व कब होता है? जब उसे दिशा मिलती है, जब उसके मनमाफिक काम हो रहा होता है। उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबंधन का हिस्सा कि जिस काम में जिस व्यक्ति की रुचि है उसी काम को उसको सौंपना, ताकि वो उस काम को एंजॉय कर सके, उसका इन्वॉल्वमेंट बन सके और आपके सामने जो भी काम निकाल कर वो दे, उससे बहुत सारा काम हो जाए। तो ये सारे डिपार्टमेंट जब ऑर्गेनाइजिंग का काम हो जाता है, इसके बाद होता है शेड्यूलिंग, सबसे जटिल काम। टाइम कम पड़ता जा रहा है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूं कि शेड्यूलिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही नाटक को सही जगह देना, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ऑडिटोरियम देना, बाहर पैरेलल में अगर तय हो गई हमारी 5 सिटी, तो कौन से पैरेलल में कौन सी जगह पर वो नाटक लगाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो निर्देशक महोदय की पूरे सानिध्य में पूरे नाटकों को दोबारा से देखा जाता है, पूरे नाटकों का देखा जाता है कौन इंटीमेट है, कौन बहुत कॉम्पैक्ट है और कौन ह्यूजनेस है किसके अंदर। और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि जो नाटक जिस रूप में भेजा गया है उसी रूप में उसको रिक्वायरमेंट्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से पूरी की जाए। बहुत 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 मुश्किल स्थिति में ये डिसीजन वो भी निर्देशक के साथ होता है। कुछ छोटे मोटे अगर कुछ बदलाव करने पड़ गए नाटक में, करते भी हैं लोग और करना भी चाहिए सिचुएशन के अनुसार, तो वो निर्देशक की रजामंदी के साथ उस पर कोई थोपा नहीं जाता कोई भी चीज। सबके बीच में, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में सामंजस्य पैदा करना। जब शेड्यूलिंग हमारी हो जाती है तो सभी ग्रुप्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आपका नाटक इस जगह पे लगा है, इतनी तारीख को लगा है, अब आप ट्रेन की टिकट्स करवा लीजिए। तो उसके आधार पे वो लोग अपनी ट्रेन की टिकट्स फटाफट बुक करवा लेते हैं, उनको वक्त देना पड़ता है और यहां हमारे बाकी डिपार्टमेंट काम करते चले जाते हैं।
पैरेलल थिएटर बीआरएम जो पैरेलल होता है वो बिल्कुल बीआरएम के लेवल में ही होता है। लोगों की बड़ी धारणा थी किसी समय, अरे यार पैरेलल फेस्टिवल में हमारा नाटक, नो, अब पैरेलल और दिल्ली का भारत रंग महोत्सव इससे कोई अलग नहीं है, ना कभी था। यह गलत धारणा है। कहां किस नाटक के लिए कौन सी जगह उचित होगी, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग शेड्यूलिंग वगैरह करते हैं, या जो लोग भी एक दूसरे से राय मशवरा करके कुछ चीजें तय करते हैं, काफी थिएटर किए हुए लोग हैं, पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये तो पता अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ये पता होता है। यहां पर पैरेलल बीआरएम ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे भारत रंग महोत्सव की छवि अभी तक ऐसी बन चुकी है, जब भी कोई नया शहर तय हो जाता है ना कि यहां पर नाटक करा जाएगा, मैं खुद बात करता हूं वहां की गवर्नमेंट से, आप यकीन जानिए दौड़कर कोलैबोरेशन करने के लिए आते हैं, जो कि उस शहर के रंग कर्मियों का भी एक सार्थक प्रयास है इसके पीछे, कि उनकी सोच कि नहीं भारत रंग महोत्सव हमारे शहर में होना चाहिए, होना चाहिए। कोलैबोरेशन करती है गवर्नमेंट, लोकल ग्रुप्स जुड़ते हैं। दिल्ली में करना हो या बाहर करना हो, जब डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं हर जगह पे कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स सब चाहिए होते हैं, जो पूरा फेस्टिवल रंग कर्मियों के हाथ से चलता है, वर्क जनरेट होता है। तो ये फेस्टिवल क्यों ना हो, होने चाहिए। पैरेलल में एकोमोडेशन का इंतजाम करना, तकनीकी सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता करके वहां कैसे सेट कंस्ट्रक्शन होगा ये तय करना, एम्बियंस परफॉर्मेंस एलाइट का हिस्सा है, पैरेलल में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। जो लोकल ग्रुप्स होते हैं उनको बुलाया जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, उनको फीस मिलती है। पैरेलल फेस्टिवल में सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, कोलैबोरेशन होने के बाद, ऑडिटोरियम बुक होने के बाद, हमारे दिल्ली से कुछ लोग वहां जाकर काम करते हैं, और लेकिन ज्यादातर हमारे काम करने वाले जो हैंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर से लेकर के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, वॉलंटियर्स भी होते हैं शहर के, उसी शहर के लोग होते हैं। उनको उनका भी जुड़ाव होता है भारत रंग महोत्सव से। और हमारा ये फेस्टिवल एक तरीके से और खास हो जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक कलाकार की अहमियत जानता है अच्छे से, इसलिए सभी कलाकारों का इंश्योरेंस होता है। बाई चांस ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई घटना घटित हो जाती है, ये पिछले 2-3 साल से प्रैक्टिस चल रही है, और ये अभी बहुत अहम हिस्सा बन गया है कि इंश्योरेंस कलाकारों का किया जाता है। सेफ्टी जरूरी है। इसके बाद आता है कमांडिंग कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंटों को उनका गोल निर्धारित करके, उनके साथ मीटिंग करके, उनको ये लगातार जाकर के रिव्यू करना, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, सारी चीजें कोऑर्डिनेट करना, टीम के साथ संपर्क बनाना, विदेशियों के साथ संपर्क बनाना। विदेशी टीमें जब आ रही होती, विदेशियों के साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। जो पेन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय लेता है, एक विदेशी नाटक जब सेलेक्ट होता है, उनका एक एक मेंबर के लिए भारत सरकार के एमईए से और
MHA से क्लियरेंस लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस लेना होता है। और वो क्लियरेंस हमें टीम को भेजना पड़ता है, टीम को उसके आधार पर वीजा मिलता है। वीजा मिलने के बाद वो लोग टिकट बुक करवाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उनको इंटरनेशनल खर्चा नहीं देता है, वो खुद करके आते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिस प्रकार इंडियन टीम को परफॉर्मेंस फीस देता है, उसी प्रकार से परफॉर्मेंस फीस देता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फीस वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बताता हूं। इसके बाद कंट्रोलिंग और एग्जीक्यूशन। कि काम जिस गोल को लेकर के शुरू किए गए थे उसके अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं। थोड़ा समय भी रखना पड़ता है हर डिपार्टमेंट को। जब टाइम दिया जाता ना कि भाई इतनी तारीख के अंदर अंदर ये रिक्वायरमेंट्स ये है और इतनी तारीख के अंदर अंदर आपको अपना काम खत्म करना है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने हाथ में रखना पड़ता है क्योंकि थिएटर है, चीजें कभी कभी लेट होती हैं, तो वो समय आपको अपने हाथ में रख करके चलना पड़ता है, वही समय आपको बचाता है। फिर हमें तय करना होता है हर हर जगह पे, दिल्ली हो चाहे वो पैरेलल हो, इनॉग्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसका प्लान आउट करना होता है। क्लोजिंग कैसे होगा, क्या होगा, करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा इनॉग्रेशन है वो तय करता है आगे का पैमाना। हमारे पूरे प्रोग्राम का आगे की जो दिशा है, जो रास्ता है, वो हमारा इनॉग्रेशन देता है। तो हमारा बहुत फोकस होता है इनॉग्रेशन पे। ऑडियंस आए, जम के आए, अच्छा नाटक हो, अच्छा प्रोग्राम, ताकि लोग जब घर जाएं, जो मैंने पहले बात बोली थी, आनंद की अनुभूति लेकर आए और उसके बाद वापस आए, अगले दिन वापस आए। शेड्यूलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी जाती है। देखिए क्या होता था कि जो हमारे रीजनल नाटक होते थे, उन लोगों की विचारों की अक्सर उन लोगों की अक्सर शिकायत ये होती थी कि थिएटर करने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे नाटक आते हैं, अलग अलग भाषा, कमाल कमाल के नाटक आते हैं, उन लोगों की शिकायत ये होती थी कि ऑडियंस की कमी है। अब इस पे सोच विचार किया गया, जो हमारी हायर अथॉरिटी है उनके साथ बैठ करके डिस्कशन किया गया और ये तय किया गया कि नहीं, सैटरडे संडे और छुट्टी के दिन रीजनल नाटकों को भी लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी प्रदेश में अगर हिंदी नाटक की ऑडियंस वर्किंग डे में भी मिल जाती है, लेकिन सैटरडे संडे लोग खास रखते हैं। और जब दर्शक जाता, अच्छा आज इस भाषा का नाटक है, चलो देखते हैं, और देख करके जब बाहर निकलता है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है कि वाह क्या नाटक देखा, इतने अच्छे रीजनल नाटक आते हैं। तो ये बहुत अहम हिस्सा होता है कि सब नाटकों को एक समान, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, चाहे वो हमारे फोक नाटक हो, उनको एक धरातल पर रखकर, एक दृष्टि से देखकर दर्शकों के सामने ले जाना। क्योंकि फोक नाटक या जितने भी रीजनल नाटक हैं, भारतवर्ष का आधार है ये थिएटर, मेरा मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि जब इन नाटकों से दर्शक जुड़ेंगे तो सारे नाटकों से दर्शक जुड़ेंगे। और जब हम इस प्रोसेस को आगे लेकर जाते हैं, एग्जीक्यूशन तक लेकर जाते हैं, टिकट की विंडो के लिए लगातार प्रेशर आता है कि भाई टिकट खोलो,
नाटक का शेड्यूल बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब हमें टिकट खरीदने हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पीआर डिपार्टमेंट भारत रंग महोत्सव की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ होता है। कितने दर्शकों तक हम पहुंचे हैं, ये काम वो करते हैं। और उसके बाद हमारी पूरी प्रक्रिया आपके सामने प्रदर्शित होती है, जिसकी मैंने क्लिपिंग दिखाई थी। यहां तक पहुंचने के लिए ये सारे रास्ते, अभी इसमें और भी कई रास्ते हैं, अगर मैं उनमें चला जाऊंगा तो फिर हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन आंसर का टाइम भी शायद मुझे लगता हो गया है। अब मैं आपको फटाफट जल्दी से जल्दी कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग इन नाटकों को हमारे फेस्टिवल में अप्लाई कर सकें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि देखिए, नाटक जो भी हमारे पार्टिसिपेंट नाटक होते हैं, नाट्य दल, उनको परफॉर्मेंस फीस मिलती है 1,50,000 रुपए। डीए मिलता है 500 रुपए पर डे के हिसाब से। एकोमोडेशन हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम देते हैं आने जाने का, थर्ड एसी का किराया हम लोग देते हैं, डायरेक्टर को हम देते हैं फ्लाइट का किराया। तो इतनी सारी चीजें, सेट देते हैं, टेक्निकल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हम फुलफिल करते हैं। टैक्स डिडक्शन की बात अगर हम करें तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो परफॉर्मेंस फीस है उसमें अगर आप पैन कार्ड देते हैं, ये देखिए पैन कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे वहां 2 कैटेगरी अभी बन गई हैं ये भारत रंग महोत्सव में अप्लाई करने की। एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी है और एक है नाट्य दल के द्वारा एंट्री। नाट्य दल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आवेदन भेज सकते हैं, और हमारे व्यक्तिगत तौर पर भी आप नाटक भेज सकते हैं। सोलो परफॉर्मेंस अलग है, सोलो परफॉर्मेंस का 60,000 रुपया मिलता है एक शो का। तो ये टैक्स डिडक्शन होता है। पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड अगर आपने नहीं दिया तो 20% कटता है टैक्स, अदरवाइज 10% कटता है, और विदेशी टीमों का जो है वो 30% कटता ही कटता है। तो ये एक हल्की सी रूपरेखा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपको इस रूपरेखा का अंतिम पड़ाव वीडियो क्लिपिंग से दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को और जानकारी इसके बारे में मिल जाए, और उसके बाद मैं सम अप करूंगा, फिर बात करूंगा क्वेश्चन आंसर पे। तो लीजिए उस वीडियो की झलक। भारत रंग महोत्सव नाटकों का ये महाकुंभ शुरू हुआ 1999 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये एक ऐसा सालाना आयोजन है जो नए नए रंगों के साथ नाटकों में रुचि रखने वाले लोगों का दिल मोहने आ पहुंचता है इस मीठी मीठी सर्दी में। भारत रंग महोत्सव में पिछले वर्ष यानी 2019 तक करीब 1900 नाटक पेश किए जा चुके हैं। इनका आनंद लिया लाखों नाटक प्रेमियों ने, जो हर वर्ष इन्हें देखना नहीं भूलते। 21 साल से ये आयोजन निरंतर नाट्य प्रेमियों को अपने नूतन और अभिनव प्रयोगों से मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। तो ये था हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित समारोह का एक प्रारूप, जो लगभग सारे समारोह में इसी किस्म की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आप भले ही वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो, चाहे वो भारत रंग महोत्सव हो, लगभग प्रोसेस, जश्न बचपन में आने वाले नाटकों का प्रोसेस भी लगभग वही है चयन प्रक्रिया के द्वारा। अब इस संबंध में आप लोगों के पास यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी
सर जी, इस महोत्सव में हर स्टेट के थिएटर ग्रुप के कुछ थिएटर कर्मी को असिस्टेंट वॉलंटियर के लिए बुलाना चाहिए, इसमें कुछ ज्ञान मिलेगा, सबको लाभ भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होता है जब भी हमारा भारत रंग महोत्सव प्रारंभ होता है और जब जिस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर्स वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है, तो उसका हम वेबसाइट पर एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, स्पेशली हम कोऑर्डिनेटर्स के लिए। तो आप उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उस एप्लीकेशन को हमारी हायर अथॉरिटीज जरूर देखती हैं, कंसिडर करती हैं। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बुलाने का तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको खुद आना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल है। और आप आइए, आप लोगों का स्वागत होगा भारत रंग महोत्सव में नाटक देखने के लिए। इसके अलावा apply for festival at Coimbatore, my place. What are the financial implications? Financial मैंने बताया आप लोगों को कि आप हिंदुस्तान में, इवन वर्ल्ड में कहीं से भी बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। जून के आसपास भारत रंग महोत्सव का एडवर्टीजमेंट निकलता है। हाँ, वेबसाइट पर ध्यान रखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वेबसाइट आप चेक करते रहिए, उसमें एडवर्टीजमेंट आती है कि कब किस किस्म के प्रोजेक्ट्स का फेस्टिवल होने वाला है, किस किस्म का फेस्टिवल होने वाला है, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और फाइनेंशियल क्या है, आपको तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, आप ये क्या कहते हैं बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। अब वो टाइम टू टाइम वो सारी खबर जो है हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। और उसके अलावा मैंने बता ही दिया फीस कितनी मिलती है और कितना एक ग्रुप को हम लोग देते हैं, क्या देते हैं एक आर्थिक मदद के तौर पर, वो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या कोई इंडिविजुअल ग्रुप भी परफॉर्म करते हैं? सर, इस फेस्टिवल में कोई इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या कोई इंडिविजुअल ग्रुप भी परफॉर्म करते हैं? देखो, इंडिविजुअल ग्रुप इसमें अप्लाई कर सकता है, इंस्टीट्यूट भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो हमारी चयन प्रक्रिया है, जो स्क्रीनिंग है। सारे नाटक आते हैं, उनका स्क्रीनिंग होता है। तो अगर नाटक सेलेक्ट होता है तो आप बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास नुक्कड़ नाटक इत्यादि की कोई टीम है और आपका इंस्टीट्यूट उसको करना चाहता है, तो टाइम टू टाइम उस समय हमारा वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं जिसमें हमारे छात्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आप उनके साथ कांटेक्ट करके अपनी टीम ला सकते हैं। क्या भारत रंग महोत्सव में सामाजिक संस्कार पर आधारित नाट्य प्रस्तुति को चयनित करने के निर्देश हैं? देखिए, नाटक भारत रंग महोत्सव में हर किस्म के नाटक का स्वागत होता है, हर किस्म के नाटक का स्वागत होता है। मैंने बताया ना कि किस किस्म के नाटक नहीं करने के लिए कंसीडर किया जाता है, जो किसी व्यक्ति, जाति और धर्म के खिलाफ आहत करते हैं उसकी भावनाओं को। इस किस्म के, इससे अलावा कोई भी नाटक, आपके पास अच्छा नाटक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भारत रंग महोत्सव में कि यही नाटक आएगा, ये नाटक नहीं आएगा, नहीं, हर तरीके के नाटक का स्वागत है। What are the ideal parameter to select best play in this festival? देखिए, मैंने बताया आपको, पूरी प्रोसेस बताई है कि हमारे 2 चरण में चयन प्रक्रिया होती है। जो नाटक, अभी मैंने बताया कि किन नाटकों को कंसीडर नहीं करते हैं, जो बहुत व्यक्ति और किसी पर आहत करते हैं, व्यक्ति, धर्म और जाति पर। इसके अलावा कोई भी पैरामीटर नहीं है। आप अपना नाटक, बेस्ट नाटक जिसको आप मानते हैं, आप वो भेजिए, हमारी जूरी उसको रिव्यू करेगी। और सर जी, हमारी जूरी के जो विशेषज्ञ आते हैं, वो अपने अपने फील्ड के बहुत महारत किए हुए लोगों को लाने की हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी नाटक के साथ अन्याय हो। इसलिए बेहतरीन नाटक ही सिलेक्ट करने की कोशिश रहती है। ये तो वही सवाल हो गया, सोलो एक्ट कितने मिनट का होना चाहिए? देखिए, ये अच्छा सवाल, ये मैं सोच रहा था बताने के लिए। सोलो एक्ट ही नहीं, बल्कि आप नाटक की जो प्रस्तुति है ना, मिनिमम 1 घंटे की होनी चाहिए। 1 घंटे की प्रस्तुति मिनिमम टाइमिंग है।
अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, बहुत कमाल की चीज है। लोग क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। नाटक छोटा होता है ना, 50 मिनट का नाटक होता है, 5 मिनट का शुरू में एक संभाषण डाल देते हैं और 10 मिनट का कर्टन कॉल डाल देते हैं, तो उसको मिला करके 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट की लेंथ मान लेते हैं। नहीं, थर्ड बेल नाटक में पहली लाइट जब ओपन होती है तब से लेकर के और आखिरी लाइट जब ऑफ होती है तब तक की ड्यूरेशन 1 घंटा होनी चाहिए। चाहे वो सोलो परफॉर्मेंस है, चाहे वो हमारा नाटक की परफॉर्मेंस, एक पर्टिकुलर जो नाटक आता है उसका ड्यूरेशन है 1 घंटा। ये है ड्यूरेशन का असली आंकड़ा। नाटक रिजेक्ट हो जाएगा अगर 1 घंटे से नीचे होगा, ये क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि 1 घंटे का नाटक तो होना ही चाहिए। सुमन जी, कोरोना के बाद अब आप आने वाले साल में फेस्टिवल का क्या स्वरूप देखते हैं? अच्छा सवाल है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली कि स्थितियां कब नॉर्मल होंगी, स्थितियां कैसे सुधरेंगी, क्योंकि ये तो एक प्रदर्शन कला है, ये किसी भी तरीके से बंद तो नहीं होगी। लेकिन ये है कि विराम जरूर आ गया है अभी, और ये विराम कहीं ना कहीं अच्छा है। कल मैं रंजीत कपूर जी को एक जगह पे सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मन में कुलमुलाहट होने लगी जब एक समय, हालांकि अभी हमारे जितने भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया है उसमें थिएटर जम के हो रहा है, थिएटर के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन पब्लिक तक जाने के लिए अब हमें आगे ध्यान तो रखना ही होगा। गाइडलाइंस हमें जो सरकार की तरफ से मिलती जाती हैं, मिलती जाएंगी, उनको फॉलो करते हुए हम आगे क्या स्वरूप लेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये समय जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, अंदर जो एक कुलमुलाहट है काम करने की, एक जो आग भरती जा रही है, जब वो ब्लास्ट होगी निकलेगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा रूप में थिएटर का सामने आने वाला है। क्योंकि सब सब परेशान है, सब परेशान है, सब पागल हुए हैं अपने अंदर की चीज क्योंकि प्रदर्शन क्या है, एक एक्टर, एक निर्देशक, दिखाना है आपके अंदर जो कला है उसको दिखाना है, दिखा नहीं पा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। कई डायरेक्टर होते हैं, आप सोचिए जब नाटक का एक प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे राम गोपाल बजाज सर का प्रोसेस है बड़ा कमाल का, कि वो टेबल कुर्सियों में बैठे बैठे डायलॉग्स करवाते हैं, स्टेज पे आने के लिए तरसा देते हैं एक्टर को, और जब स्टेज पे दर्शक आता है अपना पूरा रीडिंग सेशन के बाद इतना पागल होता है, इतना पागल होता है कुलमुलाट, फिर वो निकालता है सारी चीजें, धड़ाधड़ निकालता है, और उसके बाद वो अजब होता है। तो यही वो काल है जिसमें हमें थोड़ा सा संयम बरतना है, लेकिन आग नहीं बुझने देनी है। तो जो भी आगे प्रदर्शित हम करेंगे वो अपने आप में कमाल होगा, और फेस्टिवल भी कमाल होगा। मुझे तो पूरी आशावादी हूं, मैं तो पूरा आशावादी हूं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म होने वाला, कुछ नहीं। हमारी प्रदर्शन कला, हमारा आर्ट, हमारा ये सब चलेगा, सदियों तक चलेगा। 2021 में फेस्टिवल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, अभी तक की प्लानिंग है। नहीं होगा का कोई अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो अभी तक के हिसाब से तो अब 2021 में हमारा जो अभी ये कोरोना चल रहा है, ये क्या रूप लेता है आगे, उस पे हमारी आगे की नीति तय हो। डियर सर, अगर कोई रीजनल नाटक है, एग्जाम्पल लाइक गुजराती प्ले है, वो ओनली गुजरात में ही पेश होता है या फिर कोई अलग स्टेट में भी पेश होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में और दिल्ली के अलावा पैरेलल में कहीं पर भी हम भाषा का कॉम्बिनेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने पैरेलल नाटक गुजरात में किया है तो गुजरात में ही होगा। इस बार गुजरात में फेस्टिवल, जब हमारा पैरेलल फेस्टिवल था महाराष्ट्र में, तो गुजरात और महाराष्ट्र लगभग आसपास ही पड़ते हैं, तो वहां से गुजरात की टीम को हमने दिल्ली में बुलाया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि जो नाटक जिस जगह का है वो देखा जाता है, उस नाटक की डिमांड ज्यादा, ऑडियंस कहाँ मिलेगी। कोशिश ये भी की जाती है कि उस लोकल जगह का नाटक दूसरी जगह पे जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 2021 में फेस्टिवल होगा या नहीं, चलो ये तो हो गया। कोई ऐसा कोर्स है क्या थिएटर फेस्टिवल मैनेजमेंट सर? बिकॉज बीआरएम जैसे फेस्टिवल को ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा अभी हिंदुस्तान में कोई मैनेजमेंट, थिएटर मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई कोर्स नहीं है जिसकी कवायद अभी चल रही है।
जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसके बारे में सोच भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, कुछ क्लासेस कर रहा है थिएटर मैनेजमेंट के बारे में। फेस्टिवल मैनेजमेंट तो अभी है ही नहीं, ये तो करके देख के सीखा जाता है। जब मैं भी फेस्टिवल में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था, बस मुझे थोड़ा अनुभव था, और क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ग्रेजुएट हूँ, चीजों को समझ लेता हूँ, थिएटर से जुड़ी हुई चीज है, और मुझे साथ चलाने वाले लोग बहुत हैं जो फेस्टिवल में जिन्होंने मुझे जोड़ा है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अथॉरिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, और भी प्रशासनिक लोग हैं जो मदद करते हैं हर तरीके से और आपको सिखा जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए थिएटर मैनेजमेंट के बारे में, फेस्टिवल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर पा रहा हूँ। भारत रंग महोत्सव में क्या किसी भी लैंग्वेज का नाटक भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। भारत रंग महोत्सव में कोई भी भाषा का नाटक शामिल किया जाता है और इसमें कोई रोक नहीं है। आप बेहिचक अप्लाई कीजिए। नाटक अच्छा होना चाहिए, उसको उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, और गुजर करके सिलेक्ट होगा तो वो नाटक डेफिनेटली, भाषा कोई क्राइटेरिया नहीं है नाटक को रिजेक्ट और सिलेक्ट करने का। सर जी, नाटक ग्रुप को हर वर्ष ग्रांट मिलता है, उसके ऊपर थोड़ा आलोकपात करें, ये अलग प्रश्न पर जरूरी है। अब ये थिएटर फेस्टिवल से रिलेटेड तो प्रश्न नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसका जवाब मुझे यहाँ पर देना चाहिए, या पर्सनली कभी मुझसे बात करें तो मैं इसके बारे में बातचीत कर लूंगा, क्योंकि कुछ दूसरे प्रश्न जो हैं वो फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, तो उनको अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो माफ कीजिएगा, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम बात करेंगे। इज देयर एनी लैंग्वेज लिमिटेशन फॉर द प्लेस? नो, अभी मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज लिमिटेशन नहीं है, किसी भी भाषा का नाटक भारत रंग महोत्सव में आ सकता है। आप भरिए। I am not belonging to any group. Can I participate in BRM with my own solo performance? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भारत रंग महोत्सव में 2 क्राइटेरिया बने। अब आगे आगे क्या स्थितियां होती हैं ये पता चलेगा एडवर्टीजमेंट के। एक व्यक्तिगत तौर पे आप नाटक अप्लाई कर सकते हैं, और एक नाट्य दल के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भेज सकते हैं नाटक। नॉर्मली हर साल कब, किस महीने में? देखिए, भारत रंग महोत्सव का टाइम तो फिक्स है, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक फिलहाल अभी, और ये मुझे लगता है फिक्स ही रहेगा। और जो दूसरे फेस्टिवल होते हैं उनके टाइम थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट पे लगातार ध्यान रखना पड़ेगा, और वेबसाइट पे ध्यान रखते हुए आपको सारी खबर पता चल सकती है। इसके बाद आया भारत रंग महोत्सव में, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। सर, फेस्टिवल के नाटकों के परफॉर्मेंस का इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीमिंग होता है क्या, और नाटकों के रिकॉर्डेड वीडियोस इंटरनेट पे डाले जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ये नाटकों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर का कंसर्न होता है, प्लस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी अपना कंसर्न होता है। लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जितनी भी एलाइड इवेंट की एक्टिविटीज हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अगर आपको स्टडी के तौर पे कुछ भी चीज चाहिए हो, कुछ भी चीज उसमें लगे, तो आप हमारे वेबसाइट पे खोज भी सकते हैं इसको, स्पेशली यूट्यूब चैनल पे नेशनल स्कूल ड्रामा के, वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। लेकिन नाटकों की लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग नहीं करते हैं। जो नाटक भेजा जा रहा है उसकी पहले कहीं प्रस्तुति होनी जरूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जो नाटक आपने भेजा, देखिए, जब हमारा एडवर्टीजमेंट निकला होता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये नाटक इतनी तारीख से पहले प्रस्तुत हुआ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्रस्तुति, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप शो की ही करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है नाटक को सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का। लोग 3 कैमरा सेटअप लगाते हैं, कटिंग्स करके वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं। नहीं, आप एक ऑडियंस के तौर पे, थिएटर क्या है, प्रोसिनियम या कोई भी आप नाटक कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट ऑडियंस है, आप एक कैमरा लगाइए और उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि नाटक समझ में आए कि किस किस्म से प्रस्तुत हुआ है। आप उस रिकॉर्डिंग को भेज दीजिए, हमारे विशेषज्ञ इतने महारत भरे हैं कि वो उसको जज कर लेंगे कि नाटक किस लेवल का है।
फी क्या है? अभी मैंने बताया 1.5 लाख रुपया फी मिलती है, उसके अलावा आपको आने जाने का किराया मिलता है, डीए मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है। नॉर्मली हर साल किस महीने में होता है? मैंने बता ही दिया आपको, फरवरी में होता है। ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गए हैं। प्रस्तुति होनी चाहिए, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। मुझे लगता है प्रश्नों की जो वो रिपीटेटिव प्रश्न हैं, क्योंकि रिपीटेटिव प्रश्न है, तो जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बता देता हूं जो मजेदार है। भारत रंग महोत्सव जो हमारा 1999 से शुरू हुआ था, उसके बाद 2002 में जो भारत रंग महोत्सव हुआ था, उसमें अभी तक के सबसे ज्यादा नाटक, थिएटर ओलंपिक को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा नाटक 125 नाटक हुए थे, जिसको 150 शोज हुए थे। 6th भारत रंग महोत्सव में 2004 में 2 अवार्ड भी घोषित हुए थे, बीवी कारंथ स्मृति अवार्ड और दूसरा था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार। बीवी कारंथ स्मृति पुरस्कार और मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार। बीवी कारंथ सीनियरों को दिया जाता था, सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर डायरेक्टर्स। जूनियर जो दिया जाता है वो दिया जाता था 50 से नीचे और सीनियर 50 से ऊपर। ये 6th भारत रंग में ये 2 अवार्ड हमारे भारत रंग महोत्सव में दिए जाते थे। कुछ समय के बाद कुछ प्रोसेस ऐसी रही कि वो बंद हो गए, फिर उसके बाद पिछले साल इसके लिए एक अलग आयोजन किया गया था जिसमें ये अवार्ड बांटे गए थे। उसके बाद पैरेलल बीआरएम की शुरुआत, पहले ये दिल्ली में ही होता था। दिल्ली के बाद 2006 में एक नए शहर, दिल्ली के अलावा एक नए शहर से इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे चलकर ये 4-5 शहरों तक सिमट गया। 2011 में स्टूडेंट प्रोडक्शन भारत रंग महोत्सव में शामिल किए गए, डिप्लोमा प्रोडक्शन। ये कुछ फैक्ट्स हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग याद रखें, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए तो बता ही देता हूं। वैसे कोई ना कोई विदेशी नाटक शुरू से ही भारत रंग महोत्सव का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सन 2002 से प्रॉपर विदेशी टीमें इस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा होने लगी हैं प्रॉपरली। फिर 5, फिर 7, 10, 12, 15 ऐसे करके आगे आगे सिलसिला बढ़ता चला गया। और कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बता ही दिया है। और इसके बाद मुझे लगता है टाइम भी काफी हो गया है और मुझे लगता है कि अब इस बात को यहीं पर समाप्त किया जाए। इसी सिलसिले में, इसी सीरीज में कल राजेश तेलंग जी का वक्तव्य आप लोग जरूर सुनिएगा। और 18 तारीख से हमारी इसी का अगला चरण शुरू होने वाला है कंटिन्यूअसली, तो वो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे उसकी पब्लिसिटी मिल जाएगी। कल राजेश तेलंग जी डिक्शन के ऊपर बात करेंगे, एक्टर्स के लिए काफी फायदेमंद होगा, तो आप लोग जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहता हूं, आप लोगों ने मुझे सुना। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थिएटर फेस्टिवल मैनेजमेंट को एक अहम हिस्सा बनाने की कोशिश है, थिएटर मैनेजमेंट को बनाने की एक कोशिश है, जो कि बहुत जरूरी पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया।